नमस्कार, आप देख रहे हैं जीना न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। आज हम खास चर्चा करने वाले हैं ब्रज के भगवान राधा कृष्ण के उस प्रिय उत्सव को लेकर, जिसके लिए वर्ष भर लोग भक्त उसका इंतजार करते हैं। लेकिन ब्रज की जो होली है 40 दिवसीय उत्सव है। बसंत पंचमी से इसकी शुरुआत होती है और पूरे 40 दिन समूचे ब्रज मंडल में इसकी धूम रहती है। और इस होली में समाहित हैं ब्रज की लोक संस्कृति, ब्रज की कला और ब्रज की तमाम वो विधाएं जिन्हें आज लोग भूलते जा रहे हैं। तो आज उन्हीं पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ब्रज की लोक गायिका और संस्कृतिविद डॉक्टर सीमा मोरवाल। सीमा मोरवाल के बारे में मैं बस इतना ही आपको परिचय देना चाहूँगा कि ये ब्रज की वो शख्सियत है जो ब्रज की जो लोक कला है, लोक नृत्य है, लोक गायकी है, उसके लिए भारत ही नहीं बल्कि विश्व में भी अपना परचम लहरा चुकी हैं। और आज भारत की इस ब्रज की जो लोक संस्कृति है उसके प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। सीमा जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राधे। तो आज हम उसी बात को आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे कि ब्रज की जो होली है, सबसे पहले तो मैं चर्चा करूंगा कि ब्रज में लोग ये तो जानते हैं कि 40 दिन तक होली उत्सव, रंगोत्सव मनाया जाता है। और अब तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पिछले 2 साल से इसको एक हमारे प्रदेश का राजकीय त्यौहार भी इसको बना दिया है, यानी कि शासकीय पर्व इसको घोषित किया है। सरकार की ओर से भी व्यवस्था होने लगी है और 3 साल से उत्तर प्रदेश सरकार इसको रंगोत्सव के नाम से मना रही है। तो लेकिन जो 40 दिन ब्रज में होली चलती है वो किस किस तरह से खेली जाती है, कौन कौन से उसके अंग हैं? जी बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। पहले तो हमें ये जानना परम आवश्यक है कि आखिर होली है क्या। होली कृषकों का त्योहार है। जब अपनी फसल को देखकर किसान प्रसन्न होता है तो उसका पूरा परिवार रात रात भर जो बैठकर वहाँ खेतों पर बैठकर रखवाली करता है उन बालियों के सूखने के बाद, तो वो सब एक जो दल होता है उनके परिवार का और भी आसपास के खेतों के जो लोग थे, समूह जो होता है, वो रात को मनोरंजन करते पूरे दिन की मेहनत के बाद। और जो उन्होंने अन्न उगाया होता था उस अन्न को आग में भून के वो लोग खाते थे। और विशेषकर चना इसमें लिया जाता है, इसीलिए उसको होला कहा जाता है। होलाष्टक जो जुड़ा है वो इसी के साथ जुड़ी हुई है कहानी। और फिर जब आनंद में सराबोर होके उन गीतों को गाते और जब फसल घर पे आती तो उनको देख के जो प्रसन्नता जो होती थी वो जो है वो इस होली का रूप है। पूरे विश्व में होली और ब्रज एक दूसरे का पर्याय हैं। अगर आप होली की कभी भी बात करेंगे तो आपके जहन में सीधी ये बात आएगी कि अरे वृंदावन मथुरा ब्रज यही आएगा। तो बहुत ही रंग गुलाल से भरा और विशेषकर प्रेम और मनोहार से भरा ये त्योहार जो है, जिसको ब्रजवासी क्या कहूँगी मैं, संपूर्ण भारतवासी, अब तो विश्व भी हमारे साथ इस इतने सुंदर उत्सव में शामिल होने लगा है। तो ये रंग गुलाल का त्योहार जो मन को सराबोर करने वाला हो, शरीर को सराबोर करने वाला हो, ऐसा सुंदर त्योहार एक होली ही हो सकता है। लेकिन जो आपने इसकी जो महत्व बता दिया, शुरुआत बता दी, लेकिन ब्रज में जो अलग अलग होली के रंग देखने को मिलते हैं, अगर हम नंदगाम बरसाना की बात करें तो लठामार होली प्रसिद्ध है। उससे एक दिन पहले बरसाना में लड्डू मार होली होती है। तो ऐसे हमारे ब्रज मंडल में अलग अलग तरीके से होली होती है। लोग पहले से ही अपना प्लान करते हैं कि हम चलेंगे अलग अलग जगह जाकर होली देखेंगे। तो उनके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि आप बताएं जरा। जी हाँ, मैं बिल्कुल आपको इस बात, आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है ये प्रश्न भी, क्योंकि ब्रज का जो क्षेत्र है, मैंने आपसे पहले ही कहा कि प्रेम से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल क्षेत्र है। और जग में होरी और ब्रज में होरा 40 दिन ये मनाया जाता है। ये पर्व पूरा 1.25 महीने का लगभग ये पर्व होता है, ये इसको मनाया जाता है। क्योंकि ब्रज एक छोटे से एक उसको समेटा नहीं जा सकता, ब्रज विस्तृत है अपने अर्थ को लिए हुए। तो हर क्षेत्र में अपने अपने तरीके से इस त्योहार को मनाया जाता है। जैसे गोकुल में छड़ी होली होती है, क्योंकि छड़ी पतली होती है, तेज चोट ना लगे हमारे नंदलाल को, तो ये ऐसी भावना, बाल स्वरूप की पूजा वहाँ होती है, इसीलिए वो वहाँ छड़ी होली होती है। दाऊ बाबा हैं, बलिष्ठ हैं, हल जो धारण करते हैं तो उनको घेरने के लिए उन्हीं के कपड़े फाड़ के, और क्योंकि कहते हैं ना होली में जेठ कहे भाभी, तो वो स्थिति दाऊ बाबा ने, तो उस समय सब भूल जाते हैं जो होली के में जो सराबोर हो जाते हैं, तो उनके कपड़ों को नोच के कोड़ा बनाया जाता है। भीगा हुआ कोड़ा बड़ा जबरदस्त तरीके से शरीर पे असर डालता है, तन मन तरंग
एकदम कर देता है। कोड़ा मार तो होली। वो कोड़ा मार होली वहाँ दाऊ बाबा के यहाँ महावन में जी, क्षेत्र में खेली जाती है। राधा रानी हमारी मिश्री से जैसे स्वभाव की हैं, तो मीठा वो लड्डू होली, मीठी लड्डू होली जो होती है वो लड्डुओं की होली बरसाने में होती है। फिर एक महिलाओं के शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी इस त्योहार को माना जाता है। तो आपने देखा होगा कि लठा मार होली कि कृष्ण ने जब अपने ग्वालों के साथ जो वहाँ बरसाने जाके हुड़दंग मचाया, तो उन्होंने कहा तुम ये नहीं सोचो कि मैं किसी से कमजोर पड़ूंगी, हैं। तो वो लठ लेके उनको भगाती हैं शक्ति प्रदर्शन के, हमें शांति से रहने दीजिए, उधम ना करिए हमारे साथ में। और सबसे बड़ी बात कि आप ये देखिए, चरकुला भी इन्हीं होली के फाग के महीने में ही चरकुला किया जाता है। ये स्पष्ट रूप से है कि ब्रज की नारी जितनी प्रेम से पगी हुई है उतनी शक्तिशाली भी है, उतना वो बलिष्ठ भी है। वो चरकुला सिर पे उठा के, अग्नि को सिर पे उठा के जो नृत्य करती है, ये लोक कलाएं हमारे ब्रज के अंचल के जो व्यक्तित्व ही कहूंगी मैं, चाहे वो गोप हो चाहे वो गोपियां हो, उनको ये प्रदर्शित करती हैं लोक कलाएं कि आखिर में ब्रजवासी होते कैसे हैं। तो राधा रानी के ननियाल मुखराई में जी मनाया जाता है। मुखराई ही नहीं, चरकुला ब्रज क्षेत्र के 8 गांवों में चरकुला होता है। अब ये प्रसिद्ध मुखराई का हो गया है, लेकिन ब्रज के 8 गांवों में ये चरकुला किया जाता है। उसके अलावा और भी होलियां हैं जो संस्कृति से वो जोड़ती हैं, जैसे नृत्य गान की होली है कि ब्रज में बिना संगीत के ब्रज अधूरा है। जी बिल्कुल, कृष्ण ने बंसी, हमारे कृष्ण ने बांसुरी बजाई, मधुर बांसुरी और उनका रास, इस चीज को आप समझ सकते हैं कि संगीत हमारे ब्रज से कितना जुड़ा हुआ है। तो देवालयी पद्धति में शास्त्रीय संगीत को समेट के रखा गया है। जो अष्टछाप कवियों ने जिन पदावलियों को लिखा, उनको राग में निबद्ध करके उन गीतों को जब ब्रज का गोस्वामी समाज मंदिरों में गाता है, तो इससे शास्त्रीय संगीत की परंपरा भी बचा रहता है, उससे साहित्य का भी संरक्षण होता है, क्योंकि वो वाचिक परंपरा हो गई है ना। आप गाते हैं, आपके बच्चे सुनते हैं, तो वो परंपरा एक दूसरे के साथ हस्तांतरित होती है। ये लोक की सबसे ज्यादा खूबसूरती ही ये है। अच्छा, एक जो होली है, जिस दिन होलिका दहन होता है, उस दिन ब्रज के जो फालन में जो पंडा निकलता है, वो क्या होली है? वो अपने आप में एक अलग अनूठी है और एक रोमांचकारी है, लोगों को आश्चर्यचकित करती है। हाँ, वो जो प्रहलाद जी का जो किस्सा आपने सुना है, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद जी का, तो वो उनके पीछे भी एक यही जुड़ा हुआ है कि हमारी कृष्ण की भक्ति में, हमारी ईश्वर की भक्ति में, हमारी साधना अगर सच्ची हो तो हम किसी भी तरीके की अग्नि से बाहर निकल के जा सकते हैं। वो अग्नि भी हमको छू नहीं सकती है, चाहे वो अग्नि कष्टों की, दुखों की हो, या वो प्रकृति के प्रदत्त की हुई जो अग्नि होती है, वो हमारे शरीर को छू नहीं सकती। हमारी साधना ही सर्वोपरि होनी चाहिए, हमारे इष्ट के प्रति जो हमारा बल है वो सर्वोपरि होना चाहिए। तो देखा, ये तो अभी जो जानकारी दी वो सबसे पहले ब्रज में जो होली है भगवान राधा कृष्ण के उत्सव के रूप में जिसको देखा जाता है, और विश्व भर के लोग इस उत्सव का आनंद लेने के लिए ब्रज भूमि में आते हैं। और यहाँ 40 दिवसीय उत्सव है, उसमें अलग अलग तरीके के जो रंग बताए हैं कि बरसाना में राधा रानी का जो बड़ा मधुर स्वभाव है, तो उनके यहाँ लड्डू होली खेली जाती है। उसके बाद बरसाना की लठामार होली होती है। नंदगांव में फाग आमंत्रण उत्सव होता है, तो वहाँ भी लठामार होली होती है। उसके बाद जो गोकुल में बताया कि भगवान बाल कृष्ण हैं और छोटे बच्चे को चोट ना लगे, तो वहाँ लठ की नहीं, छोटी छड़ी के साथ होली खेलती हैं गोपियाँ, छड़ी मार होली कहते हैं। तो वहीं बलराम भगवान कृष्ण के बड़े भाई हैं, बलशाली हैं, हल मूसलधारी हैं, तो उनके साथ गोपियाँ अकेले में होली खेलने का साहस नहीं कर पाती है, समूह में इकट्ठे होकर उन्हीं के कपड़े फाड़ती हैं, उसको फिर रंग में डुबो डुबो कर मारती हैं, जिसको कूड़ा होली बोलते हैं। और इसी के साथ एक जो चरकुला की जो चर्चा की है, वो ब्रज का एक ऐसा नृत्य है जो वाकई में उसमें जो महिलाएं जब उसको नृत्य करती हैं तो देखने वाले दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाते हैं। और मैं आपको याद दिला दूं कि जब रूस में जो आजकल चर्चित भी है, यूक्रेन और रूस का जो वार चल रहा है, तो 1986 में जब भारत महोत्सव मनाया गया था, तो उसमें प्रमुख रूप से इस चरकुला नृत्य को वहां किया गया था और बड़ी उसने पब्लिसिटी पाई, बहुत ख्याति अर्जित की। और आज सुशील जी, खाली चरकुला नृत्य ही नहीं है, हल नृत्य भी है यहाँ, बहुत सारे नृत्य ऐसे। हल कितना भारी होता है, उस हल को दांतों के बीच में फंसाकर कृषक महिला वो जो नृत्य करती है, वो तो आजकल विलुप्ति हो गई हैं वो लोग। अभी इसे को हम सारी कलाओं पे अभी चर्चा करेंगे। तो मैं अभी ये जो होली का आने वाले जो कार्यक्रम है
चाहूंगा उसके बारे में आपको बता दूं कि ब्रज में बसंत पंचमी से शुरू होने वाला होली उत्सव और धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है और अपनी वो तान पकड़ता है, ब्रज में उल्लास धीरे धीरे बढ़ता है। और जो अभी चर्चा की थी कि होलाष्टक से सबसे ज्यादा जो ब्रज में मैं कहूँगा होली यौवन पे आ जाती है। बरसाना से राधा रानी की सखियां नंदगाम होली का निमंत्रण देने जाती हैं। निमंत्रण पाकर भगवान कृष्ण के सखा फूले नहीं समाते और वहां उस आमंत्रण को पाकर आनंद उल्लास के साथ नृत्य गान किया जाता है। और उसके बाद फिर उसी दिन अष्टमी के दिन जब नंदगाम से कृष्ण का सखा बरसाना राधा रानी के पास और बोलते हैं कि आपने जो निमंत्रण दिया है वो भगवान कृष्ण बलराम उनके सखाओं को स्वीकार है। बस इतना सुनते ही मान राधा रानी आह्लादित हो उठी, खुशी के मारे झूम उठी और उस वक्त उनके सामने जो लड्डुओं के जो थाल थे, पकवान के थाल थे, उन्होंने उसी की वर्षा कर दी जिसको आज लड्डू होली के नाम से जानते हैं। और फिर नंदगाम बरसाना की लठामार होली होती है जिसको उन्होंने बताया कि नारी सशक्तिकरण का अगर सबसे बड़ा उदाहरण है तो द्वापर काल में भगवान राधा कृष्ण के समय प्रस्तुत किया गया था कि नारी केवल अबला ही नहीं है, सबला भी है। 3 लोग के जिनको भगवान कहा जाता है श्री कृष्ण, उन पर भी उन्होंने बार करने से चूक नहीं की। सुशील जी, मैं आपको एक यहाँ लोकगीत की एक लाइन बताती हूँ। बिल्कुल, जरूर, कि वो गोपी कहती हैं कन्हैया से, अरे होरी खेलूंगी शाम तोते नाय हारू, होरी खेलूंगी, हाँ होरी खेलूंगी कन्हैया तोते नाय हारू, होरी खेलूंगी, होरी में तो ही छोरी बनाऊं, होरी में तो ही छोरी बनाऊं, अरे पाग जो सिर पे बनती थी, पाग झगा तेरो फारू रे लाला, तेरो फारू, होरी खेलूंगी, हाँ होरी खेलूंगी कन्हैया तोते नाय हारू, होरी खेलूंगी। तो ये देखिए वो हारने वाली नहीं चुनौती दे रही हैं, बिल्कुल हारने वाली नहीं है। देखिए ब्रज में जो उन्होंने कहा कि उनको भगवान कृष्ण को सखी वेश में बनाने, यानी कि उनको एक तरह से पराजित करने की उन्होंने ठान ली है और इसलिए वो चैलेंज के साथ कह रही है तेरे साथ होली भी खेलूंगी और हारूंगी भी नहीं। और इसी तरह का ये होली के जो रंग हैं वो ब्रज में आप अलग अलग बरसाना, नंदगाम, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, महावन, दाऊजी, फालन, हर जगह जब आप जाओगे तो ऐसा नहीं है कि सब जगह आपको एक सी होली देखने को मिलेगी। जाब का रंगा कहाँ भूल गए आप? जाब बटन का रंगा होता है। जाब बटन में जो रंगा है वो जो फागुन के बाद जब चैत आता है तो चैत की द्वितीया को जाब में होता है और नंदगाम में और दाऊजी में, और अगले दिन तृतीया को ये बठन में और गिड़ों में होता है। जी बिल्कुल। और आपको जाब के विषय में तो पता होगा, जो राधा रानी के जो पति थे जावाली, वो जाब गांव के ही रहने वाले थे और उनको उतने ही प्रेम और स्नेह के साथ समेटे हुए ये होली का त्योहार है। देखिए चर्चा किए तो उसको बता दूं कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की आराधनीय शक्ति हैं और जो इन्होंने जाबली का बात की है वो रायण घोष जो बंगाल के राजा थे उनके साथ जो राधा रानी के विवाह की जो बात है वो गौड़िया संप्रदाय में, जिसको कि परकीय भाव की उपासना कहते हैं, तो गौड़िया उपासक इस पद्धति को मानते हैं और राधा रानी को वो रायण घोष की पत्नी मानते हैं। और उसी जगह पर वो जाब गाँव है, वहाँ है, वहाँ राधा रानी की जो सास और ननद है, जुटिला कुटिला उनका मंदिर है। लेकिन जो ब्रजवासी हैं वो इस परंपरा को स्वीकार नहीं करते हैं। परकीय भाव की उपासना के ब्रजवासी उपासक नहीं है, उनके तो आराध्य राधा कृष्ण है और वो इसके अलावा दूसरे को नहीं मानते। जी बिल्कुल। तो अब हम जो मुख्य जो इसका आज हमारी चर्चा का विषय है कि ब्रज में इतने आनंद और उल्लास के साथ होली जो मनाई जाती है, इसमें इसकी मुख्य दूरी है यहाँ की लोक संस्कृति, लोक कलाएं। लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, हालांकि आप लोक कलाकार हैं, लोक गायिका हैं, लेकिन ये लोक कलाएं जो ब्रज की धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। और इतना बड़ा उत्सव अगर ये लोक कलाएं, लोक कलाकार अगर पीछे हटते जाएंगे, विलुप्त होते जाएंगे, तो इस हमारी संस्कृति को कैसे संभाला जाएगा, कैसे जीवित रहेगी, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल। लोक कलाओं को जीवित रखने के लिए सबसे बड़ी हम क्षेत्रीय लोगों की और उसके साथ साथ आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रशासन की भी उतनी ही अहमियत है। अगर हम किसी भी कलाओं को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई कला हो, अगर उसके साथ
आजीविका जुड़ी होती है तो वो कलाएं जीवित रहती हैं, क्योंकि उनको करना मजबूरी समझ लीजिए या उनकी उमंग समझ लीजिए। तो क्या माना जाए कि ब्रज से ये जो कला है जो विलुप्त हो रही है, इसका मुख्य कारण क्या है? आजीविका से ना जुड़ा होना है, और जिन कलाओं को मंच पे होना चाहिए वो कलाएं भी मंच तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ब्रज में बहुत सी कलाएं हैं, देखिए अभीर नृत्य है, ब्रज का वीर नृत्य है, ब्रज का चांचर नृत्य है, तखत नृत्य है, हल नृत्य है, लास्य में भी बहुत सारे। लेकिन आजकल देखा जाता है तो अगर ब्रज में भी किसी का मंच हो या ब्रज के बाहर, तो वहाँ ज्यादातर जो देखने को मिलता है केवल मयूर नृत्य है, हाँ। फूलों की होली है, इन्हीं के माध्यम से इसको इतिश्री कर ली जाती है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन लोक विधाएं हम उन्हें कहते हैं कि ऐसी कलाएं जो ब्रज के गांव-गांव में महिलाएं भी स्वयं करती हो या पुरुष स्वयं करते हो, लोक की भागीदारी हो, वो जिसमें लोक की भागीदारी हो, उनको लोक कलाएं कहते हैं। जबकि ये मयूर नृत्य सिर्फ रासलीला में ही इसका आता है प्रदर्शन के तौर पे, क्योंकि हम उस समय भक्ति काल युग में ये रासलीला का जब प्रादुर्भाव हुआ था तो उस समय लोगों को समूह में जब लोग इकट्ठे होकर रास कृष्ण की लीलाओं को जो सुनते थे, उसमें एक आकर्षक, उस लीला को आकर्षक बनाने के लिए ये मयूर नृत्य जो है उसमें शामिल किया गया। उससे पूर्व का कोई भी इस तरीके का उदाहरण हमें कहीं किसी जगह पढ़ने को नहीं आता है। जनश्रुति जरूर है कि भगवान श्री कृष्ण ने मयूर का रूप धारण करके राधा जी के साथ जी रिझाया था, ये जनश्रुति है। अच्छा, ये जो हमने बात की कि लुप्त हो रही है, तो उसका आपने बताया कि ये जीविका से नहीं जुड़ी हो। बात भी सही है कि जीव के लिए जीविका बहुत जरूरी है। जीविका नहीं होगी तो वो इधर उधर भटकेगा, अपने मुख्य कार्य से दूर हो जाएगा। तो इसके संरक्षण के लिए हमारी ब्रज की संस्कृति जो बची रहे, तो इसके लिए क्या उपाय होने चाहिए, चाहे वो स्थानीय स्तर से हो या सरकार के माध्यम से हो, क्योंकि शासन में भी एक इसके लिए संस्कृति विभाग है, तो क्या उससे कोई इनके लिए सहायता नहीं मिलती? नहीं जी, संस्कृति विभाग से कोई विशेष ऐसी सहायता नहीं है। आपको मैं बताऊं कि कलाकार अगर हम ब्रज की संस्कृति की खुशबू बाहर फैलाने के लिए भी अगर कार्यक्रम करने जाते हैं तो उसमें प्रति व्यक्ति एक शो, एक कार्यक्रम का एक कलाकार को मात्र 800 रुपए दिया जाता है। आप ये बताइए, आप 800 रुपए के लिए आप क्या अरुणाचल प्रदेश जाएंगे या दूसरे प्रदेशों में जाएंगे 800 रुपए की आजीविका के लिए? इसलिए लोगों को रुचि ही नहीं बची है। क्योंकि और उसमें एक और खास बात होती है कि अगर आप कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो दल नायक जो 20 लोगों को 15 लोगों को इकट्ठा करके ले जाता है, वो प्रोग्राम करने के बाद उसका पेमेंट जो उसका भुगतान भी होगा वो 6 महीने बाद मिलेगा, 4 महीने बाद मिलेगा। पहली बात तो लोग कलाकार खुद ही में गरीब इतना होता है कि वो कहां से 15 लोगों की टीम को लेके जाएगा। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि उन्हें कुछ ना कुछ एडवांस दे, मानदेय बढ़ाए। कोई मनरेगा मजदूर की तरह तो नहीं है ना, कलाकार का भी तो एक अपना आत्मसम्मान है। तो उसके लिए कम से कम एक इतने पैसा उनको दिया जाना चाहिए जिससे वो उनको थोड़ा संतुष्टि तो हो कि हम काम कर रहे हैं तो हमें कुछ मिल रहा है, इससे हमारा परिवार चल पाएगा। तो ये सबसे बड़ी वजह है लोक कलाओं के क्षरण की। और दूसरा, जो हमारे पास है उसको संरक्षित करने का प्रयास नहीं किया जा रहा। मैं तो अपने मथुरा ब्रज क्षेत्र की बात करती हूँ। यहाँ के जो गीत हैं गांव-गांव में जो बिखरे हुए हैं, आप बताइए कहाँ है? कोई डिजिटलाइजेशन नहीं है, उनको कहीं पुस्तक के फॉर्म में भी उनको कहीं भी संग्रहित करने का मुझे तो कोई मंच ऐसा दिखाई नहीं देता जहाँ संरक्षण हो रहा हो उनका। व्यक्तिगत प्रयासों से हम हैं, श्री भाटिया जी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो व्यक्तिगत प्रयासों से प्रयास कर रहे हैं कि कहीं कुछ बच जाए। अच्छा, हम ब्रजवासी, आप भी ब्रजवासी हैं, तो ब्रज की जो प्रमुख है लोक कलाएं, लोक विधाएं, उनमें ऐसी कौन कौन सी हैं जिनको जीवित रखने के लिए अगर कुछ सुझाव आपके हों और बात को हम आगे सरकार तक पहुंचाएं, विभाग तक पहुंचाएं, तो हो सकता है वहां से कुछ ऐसी पहल शुरू हो कि हमारी ब्रज की जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं वो अपने स्थान को बरकरार बनाए रखे, जीवित रहे। क्योंकि हमारी जो सांसद हैं हेमा मालिनी, वो भी कला से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने भी कई बार कहा है कि वो ऐसे कुछ यहाँ ब्रज में करने को इच्छुक हैं जिससे कि यहाँ के कलाकारों के मान सम्मान, आत्मसम्मान, जीविका भी बनी रहे और हमारी संस्कृति भी जीवित रहे। जी हाँ, पहली बात तो सबसे पहले यहाँ जो भी प्रशासनिक स्तर पर कोई भी परिषद या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, उस ऑर्गेनाइजेशन में ब्रज के लोगों का हस्तक्षेप होना चाहिए। क्योंकि जब हम, वही आंचलिक व्यक्ति तो जानता है उन कलाओं के विषय में, जरूरी है। जी बिल्कुल, उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
दूसरा जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं दूसरे प्रदेशों से, जैसे जयपुर में जवाहर कला मंच है, इस तरीके के मंच जब हमारे पास स्पॉट्स हैं, जैसे हमारे पास गोकुल लोग जाते हैं, बरसाना लोग जाते हैं, उन जगहों पर इस तरीके के थिएटर क्रिएट होने चाहिए और वहां उस टाइमिंग के आधार पे कलाकारों को लगातार अनवरत उनके कार्यक्रमों को होते टीमों को काम करने के लिए देना चाहिए, लोगों की निगाह में बने रहे वो। जी बिल्कुल। है कि कोई ऐसा नहीं है, वो एक मुक्त आकाशीय मंच बनाया गया था, लेकिन अब तो उसका बुरा हाल है, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। और वो मुक्त आकाशीय मंच भी जिस स्थान पर है, मुझे नहीं लगता कि वहां पे पब्लिक आसानी से पहुंच पाती है, क्योंकि हमें तो वो स्पॉट्स को चुनना चाहिए जहाँ ज्यादा से ज्यादा गैदरिंग इकट्ठी हो और लोग उन कलाओं का फायदा ले पाए। दूसरा, जैसे मंदिर बंद होते हैं, तो मंदिर बंद होने के 2 बजे 1 बजे मंदिर बंद होते हैं और 4 बजे तक मंदिर बंद रहते हैं, 4 बजे तक खुलते हैं, तो उस 2 घंटे के पीरियड में उन थिएटर्स में कुछ इस तरीके की ब्रज की लोक कलाओं की कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया जाए, जो टाइम जो यात्री है वो अपना टाइम वहाँ स्पॉइल कर सके। और वहीं मैं तो कहती हूँ ब्रज से संबंधित खान पीन के स्टॉल हो, कि हमारे ब्रज में खाते क्या है लोग, परिधानों के स्टॉल हो। जैसे मैं एक उदाहरण दे सकती हूँ, जैसे मंसूरी में कंपनी गार्डन है, अगर हम अब इस तरीके के प्लेसेस यहाँ जनरेट करें, जब डेवलप करें, तो लोग कलाकारों को भी काम मिलेगा और हम अपनी संस्कृति का संरक्षण भी कर सकते हैं और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो देखिए, ये तो कई सुझाव रहे, लेकिन मैं आखिरी एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा कि मथुरा में कितने ऐसे इस लोक कलाओं से जुड़े अनुमानित कितने कलाकार हैं अभी जो वर्तमान में केवल इसी पर निर्भर हैं? जी, कलाकारों की संख्या तो बहुत है। अनुमानित मुझे लगता है कम से कम ब्रज का तो हर घर में बच्चा कलाकार है, मेरा तो कहना ये है ब्रज। लेकिन हाँ, जो कलाकार, जो ब्रज के कलाकार संरक्षित नहीं हो पाते हैं, उसके पीछे भी और भी कुछ ऐसे कारण हैं। वो कारण ये है, जैसे मेरा पूछने का उद्देश्य है कि केवल वो इसी पर एक निर्धारित है, उनकी जीविका इसी पर आधारित है, ऐसे कितने लोग होंगे? मैंने आपसे कहा ना कि जैसे अगर हमें ब्रज भाषा को बचाना है, तो जब तक वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं होगी, हमारी ब्रज भाषा संरक्षित नहीं हो सकती है। इस तरीके के कुछ कारण हैं। अब जैसे कलाकार हैं, कुछ बहुत से लोग हैं जो कलाकार नहीं भी हैं, वो दल बना के कार्यक्रम करते हैं। इन कारणों के कारण जो कलाकारों को प्रशासन से मदद मिल सकती है वो नहीं मिल पाती है, क्योंकि मान लीजिए 50 कलाकार हैं और दल बन गए हैं 500। आप समझ पा रहे होंगे मैं जो बात कह रही हूँ। तो जो 500 दल जो बन गए, उस कारण वो कलाकार, जो पर्टिकुलर कलाकार हैं, उनको किसी प्रकार का ना तो मंच का स्तर मिल पाता है, क्योंकि वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों ने एक तरह से अपनी ठेकेदारी बना ली है। जी बिल्कुल। संस्कृति विभाग के लिए ये पहले ये चाहिए कि वो उन कलाकारों को, जैसे रेडियो में टेस्ट पास करके ग्रेड बनते हैं ना, तो वो भी वहां उन कलाकारों का टेस्ट लेके उस ग्रुप को बनाए। तो हमें हो गया, सपोज दैट मेरा सीमा मोरवाल एंड पार्टी, उसके 15 लोग हैं, वो 15 लोग दूसरे ग्रुप में नहीं दिखने चाहिए, नहीं होने चाहिए। सीमा के दल के जो कलाकार, सबको अवसर मिलेगा। जी, उससे क्या, मुझे क्या फायदा होगा, जैसे सबके अपने दल होंगे तो एक तो काउंटिंग हो गई कि हमारे इतने कलाकार हैं जो काम करते हैं। फिर हम कलाकारों को दल के आधार पे उनके बीमे ले सकते हैं, क्योंकि कलाकार कभी बाहर जाता है, कोई भी मिसहैपनिंग होती है, तो उनका परिवार को चलाने के लिए कोई साधन ही नहीं है। बताइए, जो इसी से कमाता है उसके परिवार का क्या हालत होगी। जब ग्रुप निश्चित होंगे तो हो सकता है, आपको पता चल रहा है कि 4 ग्रुप में 100 लोगों का बीमा एक साथ करा दिया गया, 400 रुपए प्रति व्यक्ति आ रहा है। तो जब निश्चित ग्रुप होंगे तो निश्चित उनके बीमे भी कराए जा सकते हैं, जिससे उनके लिए कोई दुर्घटना होती है तो वो फायदा उठा सकता है। स्वास्थ्य से जुड़े हुए, फिर हम हर स्तर से जुड़े हुए फायदा उन कलाकारों को पहुंचा सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। जब तक सिस्टमेटिक एक नहीं होगा, अब जैसे रेडियो में कलाकार हैं, वो टेस्ट दे के पास होते हैं, ग्रेड उनका निश्चित है, उनको उसी आधार पे काम मिलता है। जब आप अच्छे हैं तो आपको अच्छे मंच का काम मिलेगा, अच्छे स्तर पे काम मिलेगा, क्योंकि आपकी योग्यता है। अभी योग्यता नहीं है, अगर आप नमस्ते कर देंगे तो आपको 36 बार बुलाया जाएगा, और जो आत्मसम्मानी कलाकार है वो कहता हम नहीं करते नमस्ते, तो उनको काम नहीं मिलता है। ये हालात भेदभाव है, ये स्पष्ट भेदभाव है यहाँ पे। और जो लोक कलाकार है उसे तो टाइम ही नहीं है नमस्ते करने जाएगा किसी की। अच्छा, आप लोक कलाकार हैं, लोक गायिका हैं, और मैं ये आपसे व्यक्तिगत प्रश्न कर रहा हूँ, क्या आप अपने बच्चों को इस लोक कला में डालना चाहेंगे? जी बिल्कुल नहीं डालना चाहूंगी। क्यों? मैं तो वजह यही बताया ना, जब मुझे
30-35 वर्ष हो गए जो मैं सिर्फ संघर्ष ही कर रही हूँ। और मैं तो एक पढ़ी लिखी कलाकार हूँ। मैं आप उनके बारे में सोचिए जो वास्तव में गांव से जुड़े कलाकार हैं, जो पढ़े ही नहीं हैं, जो अपनी बात को आगे तक कह नहीं सकते हैं, उनकी आवाज़ें भी मैं उठाती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी मजबूर हो जाती हूँ। वो मजबूर क्यों हो जाती हूँ वो भी मैंने आपको सारे कारण अभी बता दिए। क्योंकि मैं एक महिला हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर व्यक्ति से ज़्यादा समय दे पाऊँ या अफसर से ज़्यादा समय दे पाऊँ या हर क्षेत्र में दौड़ के पहुँच पाऊँ। ये ऐसे हर महिला कलाकार के साथ कारण हो सकते हैं। और मैं कहती हूँ कि लोक को बचाने वाली सिर्फ महिला ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि लोक जीवित ही महिला के अंदर रहता है। तो महिलाओं को तो बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ता है। आपको पता है कि समाज अपने यहाँ देश का जो पितृसत्तात्मक परिवार है, प्रधान है, वहाँ महिलाओं की स्थिति अभी तो संघर्ष करने की जैसी ही है जो आप तो वही हालात है, वहाँ भी वही हालात है। तो दर्शकों, आपने सुना, हमारे साथ रही डॉक्टर सीमा मोरबाल। ब्रज की एक वो ऐसा नाम है जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगह ब्रज की संस्कृति को प्रचार प्रसार किया और धूम मचाई है। लोग गायिका हैं। और लेकिन आज हमने जो खास मुलाकात उनसे की है और उनको बुलाया स्टूडियो में, वो उसका हमारा मकसद यही था कि ब्रज की संस्कृति समूचे ब्रज में भगवान राधा कृष्ण के नाम के साथ अपनी छाप छोड़े हुए है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ब्रज की इस संस्कृति को आगे आने वाले भविष्य में उसको जीवित रखने की कोई गारंटी नहीं है। और उसका सीधा सीधा जो लगभग 4 दशक से इस क्षेत्र में है, उन्होंने बताया कि यहाँ जीविका के साधन की कोई गारंटी नहीं है। कलाकार हैं, उनको एक आवश्यकता पड़ने पर उनको बुलाया जाता है और बड़ा ही छोटा सा मानदेय मिलता है और उसके बाद फिर उनकी कोई पूछ करने वाला नहीं है। अब ऐसे में वो कलाकार और क्या करे, तो इसलिए लोग धीरे धीरे इससे छिटकते जा रहे हैं। और मैंने सिर्फ इसलिए पूछना चाहा कि आने वाली पीढ़ी फिर इस कला को कैसे सहेज कर रख पाएगी, कैसे संरक्षित कर पाएगी, क्योंकि कलाकारों की जो मनोदशा है इस वर्तमान हालातों को देखकर ऐसी हो चुकी है कि वो आने वाली पीढ़ी को अब इसके संपर्क में नहीं आने देना चाहती है, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है। तो सरकार तक इस बात को पहुंचाने के लिए आज हमने सीमा जी को यहाँ बुलाया और सीमा जी की जो वेदना वो आपने सुनी, तो उसी वेदना को हम आगे तक पहुंचाने के लिए सरकार तक, क्योंकि संस्कृति विभाग है, उत्तर प्रदेश सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार का तो ब्रज में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद भी कार्य कर रहा है कि ब्रज की संस्कृति है, ब्रज की धरोहर है, उनको संरक्षित रखने के लिए। तो ब्रज की जो कला है, लोक कला है, लोक गायकी जी है। मैं आपको इस बीच में जरूर बोलूंगी, टोकूंगी कि अगर तीर्थ विकास परिषद समूचे ब्रज के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए वो परिषद बनाई गई, लेकिन जो यहाँ संगीत का पक्ष है, जहाँ लोक कलाओं का पक्ष है, वहाँ मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। क्योंकि वहाँ आवाज सुनने वाले, मुझे लगता है कि शायद वहाँ तक हम जैसे लोगों की आवाज नहीं पहुँच पाती है। लोक कलाकारों की ये बहुत कड़वी सच्चाई है। नहीं, लेकिन आपकी आवाज ही हम बनने जी9 न्यूज, आप जैसे जो जितने भी ब्रज के कलाकार हैं उनकी आवाज बनकर इस आवाज को ऊपर तक इसीलिए पहुंचाने के लिए आज हमने खास से कार्यक्रम रखा है। तो हम चाहेंगे कि हमारी ब्रज की संस्कृति को स्थायी रूप से और आगे भविष्य में भी बनाए रखने के लिए, क्योंकि द्वापर काल से ये संस्कृति चली आ रही है, लेकिन अब लड़खड़ा रही है, तो उसका जो लड़खड़ाना है वो दूर हो और सरकार ऐसे ठोस कदम उठाए कि हमारे जो कलाकार हैं उनको पर्याप्त मात्रा में उनका पारिश्रमिक मिले, जीविका का साधन मिले। और इसी के साथ तमाम जो सुझाव दिए हैं सीमा जी ने कि ब्रज में ऐसे थिएटर बने, ऐसे लोक मंच बने जहां कलाकार समय समय पर अपनी प्रतिभा दिखाते रहें, क्योंकि विश्व की दृष्टि में मथुरा को अब सरकार भी एक विश्व के पटल पर पर्यटन के रूप में भी विकसित करने वाली है। तो ऐसे में जब देश दुनिया के लोग यहाँ आएंगे तो उन्हें यहाँ की संस्कृति से जोड़ने के लिए इससे बढ़िया और कोई साधन नहीं हो सकता। इससे लोगों को एक रोजगार भी मिलेगा, हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और उत्तर प्रदेश के जो खासकर ब्रजवासी हैं उनके आय के साधन भी बढ़ेंगे। और जैसा उन्होंने सुझाव दिया कि यहाँ ज्यादातर ब्रज में मंदिर है, उनके दर्शन करने के लिए लोग आते हैं और लगभग 12 से 4 बजे तक मंदिर जो बंद रहते हैं, तो 4 घंटे का जो समय है उसके लिए मंदिरों के पास इस तरह के साधन बनाए जाएं जब ब्रज की जो संस्कृति है, यहाँ का खान पान है, यहाँ का पहनावा है, तो उन सब से लोगों को जोड़ने के लिए भी ऐसा सरकार कुछ करे। तो यहाँ से कॉरिडोर बने, यहाँ से थिएटर बने, यहाँ से मंच बने, ऐसे बाजार विकसित हों जिससे कि लोग जुड़े। जी, मैं इंग्लिश में अगर हम उनको कहें, अगर अंग्रेजी लोगों के समझ में ज़्यादा आती है
तो हम उनको कह सकते हैं हेरिटेज विलेज। बिल्कुल। ऐसे हेरिटेज विलेज हो जहाँ स्पॉइल करे व्यक्ति आके अपना समय और वहाँ देखे हमारी संस्कृति को, वहाँ से खरीदारी भी करे, जिससे हमारे ब्रज के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहाँ उनकी शॉप्स होंगी। मैं एक खाली कलाकार पक्ष की बात नहीं करती हूँ, मैं समस्त ब्रज की ब्रजवासियों की बात करती हूँ। तो जब वो एक हेरिटेज जब विलेज बनेगा तो वहाँ खाने पीने की स्टॉल से लेके यहाँ का जो कुटीर उद्योग है उनको, उनके साथ पहनावे को, लोग मंसूरी की तरह ड्रेसेस में तैयार होके फोटोग्राफी भी करेंगे। हर व्यक्ति को वहाँ से रोजगार मिलेगा और कलाकारों को तो वहाँ मिलना ही मिलना है रोजगार जब वहाँ थिएटर बनेगा। तो ये सारी चीजें एक ये सोचने का एक पक्ष है, विजन होता है। ये विजन जब ही सोच सकते हैं जब आपके यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं वहाँ स्थानीय व्यक्ति का वर्चस्व हो, वहाँ स्थानीय लोगों की महत्वता हो, तभी आप अच्छे क्षेत्र से काम कर पाएंगे। आपके विचार ही नहीं पहुंच पा रहे। आप जानते हैं कि हम ब्रज के रहने वाले रोटी खाते हैं, अब आपको चावल खिलाए जाएंगे तो मैं इन चीजों को मैं स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। हमारा भोजन रोटी है तो हमारी बात सुनिए ना, हमें रोटी ही चाहिए। तो उसकी बात कौन सुनेगा? हमारी बात को आप ही तो सुनेंगे ना किसी स्तर पे जाके। तो देखा आपने, सीमा जी ने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव भी दिए, अपनी वेदना भी रखी, ये कमियां उनको भी सामने रखा। तो हम चाहेंगे कि मथुरा का जिला प्रशासन हो या उत्तर प्रदेश सरकार इन कलाकारों की आवाज को सुने, उसको गंभीरता से ले और ब्रज के समुचित विकास के लिए और ब्रज की संस्कृति के उत्थान के लिए ऐसा ठोस कदम उठाएं जिससे कि आने वाला जो समय हो वो ब्रज के लिए बेहतर हो। तो लगातार हम आपको इसी तरह के मुद्दों पर आपके बीच में लाते रहेंगे। ब्रज की ऐसी जो शख्सियत हैं उनके माध्यम से कुछ ना कुछ ऐसा निकल कर जरूर आएगा जो हमारे ब्रज के हित में होगा। धन्यवाद। राधे राधे।